जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अभी जो हमने चैप्टर समाप्त किया, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर लिया, यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने अभी इसका समाप्त कर लिया है, भाग 1 हमारा समाप्त हो चुका है। लेकिन चैप्टर तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक कि हम इसके प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर लें। तो बारी आ चुकी है सेट प्रैक्टिस की, और आज इस सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत लगभग 30 से 35 प्रश्न हैं। मैं प्रयास करूंगा बहुत ही कम समय में इस स्तरीय प्रश्न, जो कि यूपीएससी स्तर के सारे प्रश्न हैं, इसमें कुछ पीवाईक्यू के भी प्रश्न शामिल हैं, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने के बाद अपने इस चैप्टर को क्लोज किया जाए और एक अच्छी समझ के साथ हम परीक्षा में बैठ पाएँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस चैप्टर के सेट प्रैक्टिस को। और मुझे उम्मीद है कि इस सेट प्रैक्टिस के बाद आपकी अच्छी समझ और अच्छी पकड़ इस चैप्टर के ऊपर विकसित होगी, जिसका लाभ आपको परीक्षा में बैठने के बाद निश्चित तौर पे होगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे पास है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। अब जरा समझें, भारत के राज्य क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है, मतलब यहाँ जो स्टेट्स कहा जा रहा है उस स्टेट के अंदर क्या क्या शामिल होगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। पहला कि इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट है। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। आपको बताता है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। ऐसे टिपिकल क्वेश्चन को जहां स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर आपको नजर नहीं आता हो, थोड़ा सा एक बार और समय दीजिए और दोबारा से इस प्रश्न को पूछिए, कुछ न कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़े, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब इंडिया जो भारत है, जहाँ पे अनुच्छेद 1 में हम लोगों ने देखा, इंडिया जो कि भारत है और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्यों के अंतर्गत यहाँ पे क्या रखा गया है उसकी बात की जा रही है, या यूं कहें कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस राज्यों में भूभाग समाविष्ट है, बिल्कुल है, भूभाग का यहाँ पे चर्चा होगा ही। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, निश्चित रूप से इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में स्टेट और यूटी दोनों का चर्चा किया गया है। तो ये भी इसके अंतर्गत समाहित हो जाएगा। मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अनुसूची 1 में जिक्र किया गया है वो स्टेट के अंदर आएगा। इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो और भी नए राज्यों को यहाँ से जोड़ा जा जाता है, क्या इसके अंदर आएगा। बिल्कुल इसके अंदर आएगा। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी देखें, मतलब तीनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा है, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जरा चर्चा कीजिए, याद कीजिए हम लोगों ने क्या चर्चा किया था। राज्य का नाम बदलने को लेकर कहाँ पे जिक्र है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 3 में। आपको याद आ रहा होगा कि भारत के अंतर्गत जो राज्य आते हैं या भारत में पहले से जो राज्य है उसके अंदर आप किसी तरीके का परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे आप उसका नाम बदलना चाहते हैं, चाहे आप उसके बाउंड्री में चेंज करना चाहते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत आता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन को, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है, दूसरा स्टेटमेंट है। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि यह पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। आप लोग पहले से इसका उत्तर लिख सकते हैं, तो आप चेक भी कर लेंगे। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, जब कभी भी इस तरह का विधेयक शामिल किया जाता है तो अनुच्छेद 3 में इस बात का स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे अनुच्छेद संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो राष्ट्रपति का इसके ऊपर अप्रूवल होना जरूरी है संविधान जो संसद है उसमें लाने के पहले। तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब दूसरा, यहाँ से संसद में प्रस्तुत करने के बाद जो केंद्र है वो राज्यों को जरूर भेजती है इसको, लेकिन राज्य का सहमति अनिवार्य नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में इस बात का जिक्र किया हुआ है कि राज्य का यहाँ पे सहमति अनिवार्य नहीं है और राज्य के सुझाव को केंद्र मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 जो है, प्रश्न आपसे जो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न नंबर यहाँ पे कौन सा सही के बारे में पूछ रहा है, तो सहमति जो है, राज्य का सहमति अनिवार्य है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है। दूसरा देखिए, इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि यदि इस तरह का कोई भी प्रक्रिया होता है, जो हमारे भारत में पहले से ऐसे राज्य दिए हुए हैं उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाएगा, अर्थात ये एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो गया, तो बच गया केवल ऑप्शन नंबर 1। जरा देखें यहाँ पे, तो केवल 1, तो यहाँ पे केवल 1 जो है ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों में प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं या उनमें शामिल है। तो ये किसकी बात की जा रही है? ये अनुच्छेद नंबर 4 की बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित, क्या इसकी बात हो रही है यहाँ पे? मतलब अनुच्छेद 4 ने इस बात को कहा है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और 2 के अंतर्गत जो क्लॉज आप करेंगे, जो एडिशन करेंगे, वो चीज़ जो है संविधान संशोधन नहीं होना जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन को देखें, तो क्या अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि, मतलब बिल्कुल 2 के अंदर यदि कोई राज्य यदि आप मिलाते हैं, अधिग्रहण करते हैं या किसी समझौता से आपके अंदर आता है तो वो एक संविधान संशोधन के अंदर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई भी विधि, मतलब क्या इसमें शामिल है? तो बिल्कुल ये भी शामिल हो जाएगा। मतलब आप अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यदि कोई काम करते हैं वो भी संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा। और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन, तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी इस तरह का संशोधन जो करते हैं, जहाँ राज्य यूटी के बारे में दिया हुआ है, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आएगा, उसको भी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे सही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करती है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति या पद्धतियां सही हैं या हैं? मतलब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भारत की संसद, मतलब अनुच्छेद 3 की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब भारत में जो राज्य उपलब्ध हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। मतलब 2 राज्यों के क्षेत्रों को बांटकर एक नया राज्य बना दे या उसमें से किसी एक को काट के नया राज्य बना दे, तो वो कौन सी पद्धतियां होंगी आपको यहाँ पे बताना है। तो साधारण बहुमत द्वारा समान विधायी प्रक्रिया के द्वारा बिल्कुल सही है। 50% प्लस 1 की यहाँ जरूरत हो जाएगी, बिल पास हो जाएगा। राष्ट्रपति की अनुशंसा जो आमतौर पर विधेयक को उस या उन राज्य या राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं, तो भेजते हैं। राष्ट्रपति की अनुशंसा होती है, उसके बाद राज्यों को भेजा जाता है, लेकिन मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह से, तो प्रधानमंत्री का भी इसमें सलाह होता है, चूंकि मंत्रिपरिषद पहले उसके ऊपर काम करती है, फिर राष्ट्रपति से अप्रूवल होती है, फिर बिल आता है, बिल स्टेट तक जाता है और वो कार्रवाई, और जरूरी नहीं है कि राज्य की बातों को माने। तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, आपको बताना है कौन सा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको यहाँ पे चुनना है। तो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही नजर आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा है किस तरीके से, तो अनुच्छेद 4 का यहाँ प्रयोग किया गया है, जहाँ आप इसको अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। उसके अलावा जो अंतिम जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह, तो इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 74 में इसका जिक्र किया हुआ है। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आप प्रश्नों के स्तर को देखिए, क्या बेहतरीन स्तर है। यदि आप इस लेवल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब से ही आपको असत्य मिले वैसे ही थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए और सचेत हो जाइए। मतलब यहाँ से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। ठीक है, बिल्कुल बनाया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो इसके द्वारा निश्चित रूप से बनाया गया था। कारण क्या था कि आंध्र प्रदेश वाला मामला था, रामलगू साहब वाला मामला था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे क्या है? सही है। पूछ क्या रहा है, कौन सा गलत है? आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया। देखिए, राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग जिसने 1953 का में गठन किया गया, 3 सदस्य थे इसके अंदर। कुंजरू साहब थे, फजल अली साहब थे और पनिकर साहब थे। तो 3 आदमी थे इसमें। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया तो उसके अनुसार क्या कहा गया है कि अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये यहाँ शब्द देखिए, बड़े चालाकी से यहाँ पे अस्वीकार कर दिया है, तो यहाँ पे स्वीकार किया था, है ना, स्वीकार किया था। फजल अली आयोग को इसीलिए सेटअप ही किया गया था कि आप देखें कि क्या भाषा के आधार पे भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है क्या। और इन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, राज्यों के आधार पे जो है, भाषा के आधार पे जो है राज्यों को स्वीकार किया जा सकता है। और उसके अंतर्गत आपको पता है कि 16+3 का उन्होंने स्ट्रक्चर भी दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? आपका गलत स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। आप चाहे तो यही से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन आगे स्टेटमेंट देख लीजिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। बिल्कुल सही है, तो ये सही स्टेटमेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर ही 14+6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। इन्होंने 16+3 का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन सरकार ने इसको 14+6 किया। तो बिल्कुल ही ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसके आधार पे क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। तो बहुत ही अलर्ट रहे, जैसे ही आपका
असत्य वाला कोट आता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को मिलाकर अथवा एक राज्य में किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। देखिए यहाँ पे संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिला के या राज्य के किसी राज्य क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य। तो यहाँ बात चर्चा किसकी हो रही है? आर्टिकल 3 की चर्चा हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 3 में सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अगला बोल रहा है भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल होगा, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जनरली जो स्टेट का जो है, हम लोग जनरली जो स्टेट का जो डिफिनीशन दिया हुआ है उस डिफिनीशन में आपको याद आ रहा होगा कि स्टेट और यूटी का बात किया जाता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया हुआ है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि यहाँ जिस स्टेट की बात की जा रही है उस स्टेट में केवल यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल होगा, एक भारत संघ का इस्तेमाल होगा और एक भारत क्षेत्र का इस्तेमाल होगा। तो जब भारत क्षेत्र का इस्तेमाल होगा उसके अंतर्गत स्टेट प्लस यूटी दोनों आएंगे, और यदि भारत संघ का इस्तेमाल होता है केवल इस आर्टिकल के लिए, वहां पे केवल स्टेट आएगा। तो इसके अनुसार जो आपका कथन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ के लिए तो स्टेट जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी सही हो जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अनुसार ये दोनों ही कथन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसीलिए जब कभी भी आप पढ़ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाएं तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्टेट के डिफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे किसको स्टेट मान रही है आर्टिकल, इसको आप दोबारा से आप जाके पढ़ेंगे और इसको रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। अब जरा फिर से पढ़िए। संविधान राज्यों के पास ये अधिकार दिया हुआ है क्या कि विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम को बदल देता है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्या ऐसा? तो आपको याद आ रहा होगा, ये राज्य के पास ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद मतलब केंद्र की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति है। क्या ये बात सही है? तो बाहर के देशों को देने की शक्ति के लिए साधारण बहुमत के यहाँ पे चर्चा नहीं किया हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है आपका, इस स्टेटमेंट के साथ आप देखेंगे कि कौन सा सही है। तो दोनों, ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस बात की चर्चा। थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद नंबर 3 जो है उसके अंदर संसद जो है संसद को शक्ति क्या प्राप्त दिया गया है कि राज्य के क्षेत्रों का, स्टेट के क्षेत्रों की सीमा का जो है वो बाउंड्री को बढ़ा सकता है। ठीक है, राज्य के क्षेत्र में सीमा को क्या कर सकता है? वो कम कर सकता है। और राज्य के क्षेत्र को अलग करके, मतलब दो राज्य हैं, इसके इस पोर्शन को काट के और दोनों को जोड़ के एक नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अब बाहर क्षेत्र वाले की बात हो जा रही है कि क्या ये वाला स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, उसमें देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेरुबारी वाला जो था, 60 वाला जो मामला था, इसमें संसद के अधिकारों में किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की शक्ति के अंतर्गत किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने का अधिकार नहीं है। मतलब कम हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वाले क्षेत्र को आप काट के किसको दे दीजिएगा? किसी विदेशी को दे दीजिएगा। तो ये इसमें शामिल नहीं है। ये बेरुबारीवाद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो आर्टिकल नंबर 368 है उसके तहत संविधान में संशोधन करके ही आप भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्यों को सौंप सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट देखें यहाँ पे कि बहुत चालाकी से दिया हुआ है। सामान्यतः हमने क्या पढ़ा कि इसके लिए एक साधारण प्रक्रिया की आवश्यकता है ना। लेकिन यदि आपको इसी चीज़ को, किसी राज्य के क्षेत्र को कम करके किसी दूसरे को देना है तो आप साधारण प्रक्रिया से नहीं दे सकते हैं। आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे पाकिस्तान का मामला था, आपने देखा था, और उसके अलावा बांग्लादेश का मामला था। तो संविधान संशोधन हुआ है ना, 100वां जो संविधान संशोधन आपको याद आ रहा है बांग्लादेश के मामले में। तो बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन नंबर ना तो यहाँ पे एक सही है, ना ही आपका 2 सही है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो आज के कंडीशन में आप देखेंगे कि भारत में, यदि आज 2025 चल रहा है, तो 2025 में आपको पता है कि जब से तेलंगाना, 2 चीज़ मेजर चेंजेस हुए। एक तो जब से तेलंगाना स्टेट बना तो 29वां राज्य बन गया था, है ना। तेलंगाना बनने के बाद जो है वो 29वां राज्य बन गया था 2014 में। उसके बाद परिवर्तन कहाँ हुआ? जब 2019 में स्टेट यूटी, 2019 और 2020 आपको याद करना पड़ेगा। 2019 में सबसे पहले आपका एक राज्य जो है वो -1 हो गया। कौन सा? JNK। तो JNK -1 हो गया तो हमारे पास राज्य कितने बच गए? 28। और JNK बनने के कारण यहाँ पे 2 यूटी का निर्माण हो जाता है ना। JNK प्लस लद्दाख का निर्माण हो जाता है। 2020 में तो एक यूटी जो है पहले हमारा बढ़ता है, लेकिन फिर बाद में आप देखेंगे कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या करके मिला के एक यूटी बना दिया जाता है। तो अब यूटी कितने? 8 ही रह जाते हैं। तो एज ऑन डेट हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा
क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले आर्टिकल 3 को याद कर लीजिए, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट देखिए, ऑप्शन नंबर ये युद्ध की घोषणा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना। इसमें क्या जिक्र किया गया है कि आप अपना जो एक्स्ट्रा वाला चीज़ है, एक्स्ट्रा यदि एरिया किसी को दे रहे हैं तो साधारण प्रक्रिया से नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, और किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना का भी जिक्र इसके अंदर नहीं किया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है आपका यहाँ पे सही है। देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में केवल 2 और केवल 3 दिया हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुनर्गठन 1953 फजल अली आयोग, 3 सदस्य याद रखेंगे। फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। तो क्या फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन दिया था क्या? ऑलरेडी ये आंदोलन के द्वारा बना हुआ था, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की। धर समिति 1940 इसके पहले ही बन गया था, है ना। तो धर समिति ने क्या इसके बारे में बात किया था क्या, ये आपको बताना है। तो एक भाषा एक राज्य की सिफारिश इन्होंने भी नहीं की थी। अगला है जेपीपी समिति ने, आपको बताना है जेवी जो समिति है, तो ये जो सारा है 1948 में 49 लिख दिया हूँ, 1948 का है ये धर समिति और जेपी समिति। जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ था तो खुद जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने खुद एक कमेटी गठित की थी, और इसके बाद हर समिति के बाद उनका पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया था, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही सही आपको नजर आ रहा है कि खारिज कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही आपको नजर आ रहा है, और ये कब की कमेटी है? 1948 की कमेटी है। तो इसके अनुसार आप ऑप्शन नंबर 3 पे जा सकते हैं, और आपका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा केवल 3। तो ये जो याद है, ये क्वेश्चन कहाँ से था? 1948 के एसके धर कमेटी से था, और साथ ही जेवीपी कमेटी के रिकमेंडेशन से था। अगले प्रश्न को देखें, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य की सीमाओं या नाम आदि में परिवर्तन करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, संबंधित विधेयक संसद में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। बिल्कुल, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है इसमें। विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र या नाम या सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल के विचार हेतु भेजना होगा, आपको ये बताना है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ें आप यहाँ पे। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका, तो राज्य को भेजते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका विचार मानने को तैयार नहीं है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर देता है। बिल्कुल सही है, कोई एक निश्चित समय के अंदर उसको नहीं विचार देता है, विचार दें या नहीं दे, राष्ट्रपति उसको आगे मतलब संसद आगे कर देगी। यदि कारण क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का ऑलरेडी अप्रूवल रहता है उसके ऊपर। यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही है, बाध्य नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लक्षद्वीप को आरंभ से मद्रास राज्य का हिस्सा बनाया गया था, क्या सही है? दूसरा चीज़ आप देखिए, यहाँ पे मद्रास का हिस्सा था क्या लक्षद्वीप? नहीं, ये तो ऑलरेडी यूटी के बारे में आपको याद क्या आ रहा है कि ABCD जो है आप देखिए वहाँ जब बना था तो ऑलरेडी एक यूटी का इसको दर्जा मिला हुआ था, मद्रास राज्य का हिस्सा नहीं था ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था। तो लक्षद्वीप की चर्चा वहाँ पे नहीं हुई थी 1956 वाले में, है ना। तो आपका जो यहाँ पे एक मिनट करेक्शन है, यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात पूछ रहा है ना लक्षद्वीप को मद्रास, ये लक्षद्वीप अंडमान की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल मद्रास वाला सही है, ये सही है, स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ये लक्षद्वीप की बात कर रहा है और मद्रास की बात कर रहा है, सही है। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को संघ राज्य क्षेत्र का दोनों यूटी बन गए थे। ये कब की बात हो रहा है? 1956 की बात हो रहा है, उसके पहले की बात नहीं हो रहा है। तो इसके अनुसार आपका दोनों ही जो स्टेटमेंट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप सही हो जाएगा। तो लक्षद्वीप वाला मद्रास राज्य का हिस्सा था, ये बात जो है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद, तो ये बात सही है। चलिए, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। आगे देखते हैं 13 में देखें, राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर आपत्ति जताई थी, भाषाई आधार पर इन्होंने मना कर दिया था, बिल्कुल सही है ना। अगला देखें हम यहाँ पे कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी केवल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से असहमति जताई थी। तो 1953 में जेवीपी जो गठित हुई थी उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर नहीं हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, तो इन्होंने तो डिक्लाइन किया था ना, सिफारिश थोड़ी की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही में हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और देखिए आपको यहाँ पे 1 और 2 कहाँ दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धर आयोग ने 16 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति प्रस्तुत की थी। क्या ये बात सही है? तो सबसे पहले चीज़ तो धर आयोग को भाषा आधार पे रिकमेंडेशन देने के लिए किया गया था, तो उन्होंने किसी तरह के राज्य का फार्मूला बताया ही नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, है ना। 16(3) किसका है? फजल अली आयोग का है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों को गठित किया था। ये आपको पूछ रहा है क्या ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है? बिल्कुल सही है। तो संतुति उन्होंने 14+3 का दिया था, है ना। जो संतुति उन्होंने दिया था 16(3), करेक्शन 16 और 3 का इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन सरकार ने उसको 14+6 पे समाप्त किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषाई कार्यों को पूर्णतः नकारते हुए प्रासंगिक सुविधा बने, तो भाषा के लिए तो इसको बनाया ही गया था, जिसने बोला था कि हाँ बनाया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका सही है। सो कमिंग फॉर द नेक्स्ट, भारत के संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? सभी राज्य, सभी शासित प्रदेश, भविष्य के अधिकृत किए जा सकने वाले सभी क्षेत्र। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा है, क्योंकि यहाँ इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है इसके ऊपर। तो भारत के संघ मतलब यूनियन के अंतर्गत, यहाँ जो यूनियन की चर्चा हो रही है इसके अंतर्गत जो है सभी राज्य हैं यहाँ पे। जब संघ मतलब राज्य क्षेत्र जब पूछेगा ना, तो वहाँ पे आपके सारे आ जाएंगे। तो भारत के संघ के अंतर्गत सभी राज्य की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि भारत का, यदि यहाँ पे 2 शब्द आपको याद रखना है, भारत का क्षेत्र यदि पूछेगा, यदि आपको स्टेटमेंट में भारत का क्षेत्र यदि आता है तो स्टेट प्लस यूटी दोनों आएगा, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर इस आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और भारत संघ है मतलब भारत संघ से बड़ा जो मतलब है यहाँ पे क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, इस बात को आप शामिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका केवल स्टेटमेंट नंबर ए सही होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। एक बार फिर से आप जाके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पोट्टी श्रीमालू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल ये फ्रीडम फाइटर थे, वो गांधीवादी भी थे। मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करने पर उपवास से बैठे थे, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य के गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे। परिणाम स्वरूप उनका 56 दिनों के बाद मृत्यु भी हो गया था, और यही कारण है कि 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य का गठन भी हो गया था, और यही कारण है कि फजल अली आयोग का जो है वो गठन भी हुआ था। तो इसलिए 16 में आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है आपका तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य जैसे ही बोलता है थोड़ा अलर्ट हो जाइए, मतलब गलत कौन सा है। तो 1960 में बंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। तो ये पुनर्गठन की बात हो रही है, मतलब फजल आयोग के बाद 1960 के दौर में, है ना। तो आपका कौन सा क्वेश्चन गलत पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो 1960 में बंबई से अलग, जो बंबई प्रेसिडेंसी से अलग होकर गुजरातियों को गुजरात दिया गया था और मराठियों को महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, गलत है। मेघालय जो असम से बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहीं पे जो है वो आपका गलत मिल गया है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आया था, ये बात तो सही है ना। उसके बाद आप देखें कि असम से अलग होकर 1972 में मेघालय बना था, तो मणिपुर से अलग नहीं हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, बिल्कुल सही है, नागालैंड 1963 में हुआ था। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान केंद्र को समान विधायी प्रक्रिया का पालन करके राज्य को नष्ट करने की शक्ति देती है। क्या स्टेटमेंट सही है? साधारण प्रक्रिया के द्वारा, क्या हमने इसके बारे में चर्चा किया है? बिल्कुल चर्चा किया है। तो भारत में जो राज्य हैं अविनाशी हैं, मतलब विनाशी हैं। विनाशी राज्यों का संघ कौन सा है? भारत, है ना। तो इसके बारे में चर्चा की गई है पहले ही। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के विलय से संबंधित कथनों पर विचार करना है। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। आज़ादी के समय मतलब भारत पर डिपेंडेंट था सिक्किम। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। सही है, वहाँ राजतंत्र था बेसिकली, है ना। तो वहाँ पे अब लोकतंत्र में कन्वर्ट होना चाह रहे थे। भारत सरकार को सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है वो मानना पड़ा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था। क्या स्टेटमेंट जो है आपका सही है? बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो जब जनमत संग्रह भी वहाँ पे हुआ था, उस जनमत संग्रह में लोगों ने भारत के हित में जो है वो ऐसा अपना रिजल्ट दिया था। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सब सही है। मतलब आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रश्नों को आप देखेंगे तो स्तर जो है प्रश्न का काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कश्मीर से संबंधित प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करें तो कश्मीर में हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, पहला स्टेटमेंट है आपका। और क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सत्य है? बिल्कुल सही है। तो 3 जब विलय चल रहा था तो 3 राज्य बच गए थे, 3 पिछले स्टेट बच गए थे। एक जेएनके था, दूसरा जो है आपका कौन सा था, जूनागढ़ था, और तीसरा जो है वो हैदराबाद था। तो जो कश्मीर के शासक थे, हिंदू शासक थे हरि सिंह, और स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहते थे। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि जेएनके में ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम थे। वो चाहते थे कि ये जो है हमें मिलना चाहिए पॉपुलेशन के आधार पे। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। देखिए, शेख अब्दुल्ला महाराजा का पद जो है वो जरूर चाहते थे कि वहाँ से जो है वो, कारण ये था कि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे, है ना। तो वो इस बात को चाहते जरूर थे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो इंटरनल, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में शामिल होने वाला तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबालिया घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर में कब्जा करने के लिए कहा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है आपका। तो 20 का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कौन सा जो कथन है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका असत्य हो जाएगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। तो हालांकि यहाँ प्रश्नों का हमारे पास अभी और भी 15 प्रश्न यहाँ पे मेरे शेष हैं। तो आई होप कि इसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करेंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सेशन को यहीं पे रोक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और काफ़ी अच्छे स्तर के ये प्रश्न हैं। यदि इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं, 20 प्रश्नों का हम लोगों ने अभी तक 20 प्रश्नों को देखा, इस 20 प्रश्न में यदि 15 प्लस भी आपका स्कोर होता है, इसका मतलब है कि आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छा है और आप कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आधे घंटे के अंतर्गत हम लोगों ने 20 प्रश्न का जो है वो सॉल्यूशन किया है। अगले सत्र पे जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा वहाँ पे हम 15 क्वेश्चन और है इस पे आधारित, उसको लेंगे। और दूसरा जो है इसके साथ हम लोग अब अगले भाग की तरफ भी चलेंगे जहाँ पे हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आपको लग रहा है कि इससे हमारे कंपटीशन तैयारी में कुछ मदद हो रहा है तो इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि चूँकि चैनल नया है ग्रो करेगा और आप तक ये तेज़ी से पहुँचेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए।